वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। आई एम मेघा नायर और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज फॉर केमिस्ट्री। तो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, राइट। सिंपल जो हम घर पे यूज करते हैं एग्जाम्पल, उसके हिसाब से अगर हमने पानी लिया और उसको गर्म किया तो उसके वेपर्स बनते हैं। मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बट वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब लिक्विड फॉर्म में भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेंगे और वेपर्स में जाने के बाद भी वो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ना ही कोई केमिकल चेंज आया, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो पूरा कंपोजिशन उसका चेंज हो जाएगा। उसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मिल्क। अगर हमने मिल्क लिया और रूम टेम्परेचर के ऊपर बाहर ही छोड़ दिया समर के अंदर, तो मिल्क थोड़ी टाइम के बाद बिगड़ जाता है, राइट। दैट मीन्स उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। सेम वे अगर कोई भी हम आयरन मटेरियल ले लोगे, घर पे भी आपने देखा होगा आयरन मटेरियल्स, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाता है। आपने देखा होगा ब्राउनिश कलर का उसके ऊपर पाउडर आ जाता है। दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन के लिए कुछ भी चीज रखोगे तो भी। फूड इज कुक्ड, जब वो कुक होता है तो भी उसका कंपोजिशन चेंज होता है। डाइजेशन, बॉडी में अंदर खाना जाने के बाद अंदर जो होता है प्रोसेस, दैट इज डाइजेशन, उसमें भी कंपोजिशन चेंज होता है। एंड रेस्पायर, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो भी कंपोजिशन, जो भी हम गैस ले रहे हैं उसका कंपोजिशन भी चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के हिसाब से दिखाया गया है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक बर्नर लिया जिसको ऑन किया और टंग, पैर ऑफ टंग से हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है मैग्नीशियम मटेरियल, राइट। मैग्नीशियम का स्ट्रिप है जिसको हमने गर्म किया, जलाया। जब जलाओगे तब, जलाना कोई भी चीज जलती है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब उसका रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और उसमें से बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। मतलब इनिशियली रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन गया, डिफरेंट कंपाउंड बन गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड, डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिया है जिंक ग्रैन्युअल्स। ग्रैन्युअल्स मतलब छोटे छोटे उसके जिंक के पार्टिकल्स लिए और जिसके अंदर ऐड किया है सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन। डाइल्यूटेड मतलब वाटर में मिला के डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाना। फिर क्या हो रहा है उसके अंदर, जैसे ही रिएक्शन हो रहा है इसमें से गैस बाहर निकल रहा है। विच गैस इज प्रोड्यूस, H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कहीं पे H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे कलर चेंज हो रहा है, तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कहां पे केमिकल रिएक्शन होता है और कहां पे नहीं होता है, वो कैसे पहचान सकते हैं, बाय यूजिंग दिस 4 पॉइंट्स। जैसे कि द फर्स्ट वन, चेंज इन स्टेट, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो गया, सॉलिड में से लिक्विड में गया, लिक्विड में से सॉलिड के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, सो इट इज अ चेंज इन स्टेट। सेकेंड, चेंज इन कलर, अगर उसका कंपाउंड का कलर ही चेंज हो गया, सो दैट मीन्स कि कोई और कंपाउंड बन चुका है उसके अंदर से। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो यही एग्जांपल में दिखा रहा है, H2 गैस इज लिबरेटेड। एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है तभी भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। आगे हम यही बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे अभी हमने आगे देखा कि Mg और ऑक्सीजन दोनों को जब मिलाया तो उसमें से बन गया मैंगनीजियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो लिखा है हमने कैसा है, पूरा वर्ड के फॉर्म में लिखा है। जो भी रिएक्टेंट से उसको प्लस कर दिया और जो भी प्रोडक्ट बना है वो ये साइड आएगा और बीच में आएगा एरो। बट ये काफी लॉन्ग वे है फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट वे में लिखना है तो वर्ड की जगह पे उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है अगर, तो इसको लिखा जाएगा Mg से, दिस इज रिटन एज O2 and we get MgO. This is the simplest way to write down the chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन, जैसे अब आप आगे पढ़ चुके हो, क्या पढ़ा है आपने आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है मास का कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या कि मास कभी भी क्रिएट भी नहीं हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितनी क्वांटिटी हमने ली है वही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है इसमें से H2 गैस लिबरेट हुआ हो, बट वो लिबरेट होके जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, कहीं और जाने वाला नहीं है। दैट मीन्स
mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो as it is quantity दोनों साइड रहनी चाहिए, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी. तो उसके लिए हम ये एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि Zn plus H2SO4 इट्स कन्वर्टेड इनटू ZnSO4 plus H2. ये इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स है? Zn, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे भी ऑब्वियसली सेम ही एलिमेंट्स होंगे. अब दोनों साइड दोनों की क्वांटिटी सेम है कि नहीं वो हमें चेक करना है. यहाँ पे Zn की क्वांटिटी है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 4. सेम वे दिस साइड Zn की क्वांटिटी अगेन 1, सल्फर इज ऑल्सो 1, हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 4. मतलब दोनों साइड सेम क्वांटिटी में सेम एलिमेंट्स है. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट अगर कोई रिएक्शन बैलेंस ना हो तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंसिंग किस तरीके से होता है वो एक और एग्जांपल लिया. Fe प्लस वाटर इट्स कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस H2. इसको हमें बैलेंस करना है स्टेप वाइज. फर्स्ट स्टेप तो सिर्फ हमने इक्वेशन लिखा, क्या क्या है उसके अंदर वो एक बार देख लिया. फिर स्टेप नंबर 2 जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि Fe प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ऑब्वियसली सेकेंड साइड भी वही होने वाले एलिमेंट सेम. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड, राइट. तो रिएक्टेंट साइड Fe की क्वांटिटी कितनी है 1, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 2 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 1. क्लियर. सेम वे फाइंड आउट फॉर द प्रोडक्ट साइड. तो प्रोडक्ट साइड Fe की क्वांटिटी कितनी है 3, राइट 3. ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 4 और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 2. नोट डाउन किया कि दोनों साइड क्वांटिटी कितनी है. ऑब्वियसली अलग अलग है, मतलब कि दोनों साइड अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा. ओके तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी. जैसे प्रीवियस वाले इसमें ही देख लो, सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये 4 नंबर. 4 नंबर इज फॉर ऑक्सीजन, मतलब उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है. जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा सबसे पहले उसको हम बैलेंस कर देंगे. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1. तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाटर के आगे मुझे 4 लगाना पड़ेगा. ऑलवेज बैलेंसिंग के लिए जो नंबर लगता है वो कहाँ पे होता है? फॉर्मूला के आगे. फॉर्मूला के बाद में या कहीं और हम नहीं लगा सकते बिकॉज फॉर्मूला डजंट चेंज, कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होता है. तो नंबर ऑलवेज आगे ही आएगा, राइट. अभी आप देख रहे हो ऑक्सीजन की क्वांटिटी दोनों साइड 4 हो गई है, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. बट जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन इज डिस्टर्ब. अभी यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई है? 4 into 2 दैट मीन्स 8. और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? सिर्फ 2. तो अभी मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा एंड फॉर दैट दिस साइड वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ 4. तो वो भी हो जाएगा 8. तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 4. क्लियर. तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड. अभी लास्ट एलिमेंट बाकी कौन सा? Fe. Fe की क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे Fe की क्वांटिटी 3 है. तो अगेन उसको सेम करने के लिए मुझे ये साइड रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, राइट. जो हम नेक्स्ट में देखेंगे. देख रहे हो आप यहाँ पे क्या किया? हाइड्रोजन को बैलेंस किया. तो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी हमने 4 लगाया. तो 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 4 2 जा 8. हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? Fe को बैलेंस किया. यहाँ पे Fe3 था तो यहाँ पे भी Fe3 कर दिया. सो फाइनली अवर इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं. तो चेक करने के लिए क्या करने वाले हो? सभी को काउंटिंग कर लो. Fe की क्वांटिटी 3, यहाँ पे भी Fe3 हो गए. ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए. हाइड्रोजन 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी हो गए 4 2 जा 8. सो दिस इज इक्वेशन इज बैलेंस. और ये जो मेथड है उसे हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड. मतलब बार बार हम नंबर चेंज करके अलग अलग तरीके से उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं. जरूरी नहीं कोई एक एलिमेंट को ही पहले करो, बट हाँ दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द बैलेंस इक्वेशन. सबसे ज्यादा जिसकी क्वांटिटी हो सबसे पहले उसको बैलेंस करो और बाकी एलिमेंट्स को उसके बाद बैलेंस करो. नेक्स्ट, राइटिंग अ सिंबल विद अ फिजिकल स्टेट. केमिकल रिएक्शन तो हमारा बैलेंस्ड हो गया, राइट. बट अगर कोई स्टेट भी है उसका, जैसे कि Fe हमने कौन से फॉर्म में लिया था? सॉलिड फॉर्म में. वाटर किसके फॉर्म में दिया गया है? गैसियस फॉर्म में. फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी किसके फॉर्म में मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में. और जो H2 गैस निकल रहा है तो मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे उसके लिए गैसियस.
ये इंडिकेशन है कि जो भी रिएक्टेंट और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन से फेज में यहाँ पे अवेलेबल है। तो कौन कौन से यूज करेंगे उसके लिए? गैसेस के लिए G यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L, एक्वियस, एक्वियस मतलब वाटर के अंदर किसी को डिसॉल्व किया गया है, दैट इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन। लाइक वाटर के अंदर अगर हमने NaCl ऐड करके उसको डिसॉल्व कर दिया तो हम बोलेंगे उसको एक्वियस सॉल्यूशन। तो उसके लिए AQ यूज होता है और सॉलिड के लिए S यूज होता है, राइट। सेम वे यहाँ पे आप देखोगे वाटर है, इवन दो यहाँ पे गैसेस यूज किया है। वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है बट फिर भी यहाँ पे गैसेस क्यों यूज किया है? बिकॉज यहाँ पे वाटर यूज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, मतलब गर्म करके स्टीम के फॉर्म में वाटर को जब यूज करते हैं तो उसके लिए गैसियस यूज किया जाता है। और भी एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे, जैसे कि ये वाला इक्वेशन जिसमें CONH2 इज अवर रिएक्टेंट्स एंड वी गेट प्रोडक्ट। ये रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर देना पड़ता है, 340 atm प्रेशर दे रहे हैं। तो अगर आप प्रेशर दे रहे हो, कोई रिएक्शन में टेम्परेचर दे रहे हो, कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो आपको ये इंडिकेशन कहाँ करना है? एरो के ऊपर या तो नीचे, कहीं पे भी कर सकते हो, राइट। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम, CO2 प्लस वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे लिख दिया ये, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब वहां पे या तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, राइट। तो दो ही कंडीशन है। द फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन, कंबाइंड करना, मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है क्विकलाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज कन्वर्टेड, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिएक्शन में से बाहर निकलना। अगेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आगे किया वैसे ही, दो रिएक्टेंट यूज किए हैं, प्रोडक्ट सिर्फ एक बन रहा है, राइट। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स, यहां पे भी हमने दो रिएक्टेंट्स यूज किए, प्रोडक्ट सिर्फ एक बना है, यहां पे भी हमने दो रिएक्टेंट्स यूज किए, प्रोडक्ट सिर्फ एक बना है, राइट। तो दिस नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एमसीक्यू में भी ऐसे आ सकता है, चार ऑप्शंस दिए हो सकता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको सिर्फ यही फाइंड करना होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हुए बट प्रोडक्ट सिर्फ एक बना है, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? अभी जैसे मैंने बोला वो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है बट साथ साथ में हीट भी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ऑलवेज बर्न हो रहा है, मतलब किसके प्रेजेंस में होगा? एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो उसमें से ऑलवेज क्या बनता है? CO2 एंड H2O के साथ साथ उसमें से हीट भी इवॉल्व होती है। सेकेंड, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल ले लो ग्लूकोज, जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 और H2O तो बना रहा है बट साथ में एनर्जी लिबरेट कर रहा है। हीट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। इसलिए तो ग्लूकोज खाने से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी। ग्लूकोज हमने खाया, फॉर एग्जाम्पल शुगर खाया, शुगर इज डिवाइडेड इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन अवर बॉडी, एंड आफ्टर दैट इट इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग में लेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में। CO2 जो हम वापस बाहर निकाल देंगे और जो हीट लिबरेट होगी वो एनर्जी के टर्म्स में है, जिसका हम यूज करेंगे फुल डे में जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए, राइट। थर्ड एग्जांपल एक्सोथर्मिक अगेन रिएक्शन, कौन सा? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब वेजिटेबल का जो भी कचरा वगैरह है वो भी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज जब करते हैं, मतलब बनाते हैं, वो रिएक्शन जो कन्वर्ट होता है, दैट्स आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड केमिकल रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन। जैसे कॉम्बिनेशन था वैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब उसको ब्रेक कर देना, राइट। मतलब अभी रिएक्टेंट एक होगा पर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल है इसका, सेम इक्वेशन देखोगे आप तो क्या लिया? फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, ओनली वन रिएक्टेंट। जब उसको हीट किया गया
तो वो कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3, मतलब 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके लिए ज्यादातर हीट की जरूरत पड़ती है। और एग्जांपल्स डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, a single reactants break down to give a simpler products, मतलब एक कंपाउंड लिया जिसके अंदर से 2 अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहे हैं। उसका ये एग्जांपल सेकेंड है लाइमस्टोन, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग इट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस इज लिबरेटेड। इसमें भी आप देख रहे हो रिएक्टेंट सिर्फ एक है, प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। दिस इज आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब हीट के प्रेजेंस में डीकंपोजिशन होता है तो उसे कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, राइट, मतलब टेम्परेचर दे के उसका डीकंपोजिशन करवाया, दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 twice, when heating, again heating, we get 3 products, right, एक ही रिएक्टेंट लिया जिसमें से 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है AgCl, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में से भी उसको क्या मिलने वाला है, हीट मिलेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgNCl2 में कन्वर्ट होगा, मतलब सिल्वर इज डिपोजिटेड इन अ सॉलिड फॉर्म और Cl2 गैस जो है वो इवोपरेट हो जाएगा। सेम फॉर ब्रोमीन, क्लोरीन की जगह पे क्या लिया है, यहाँ पे ब्रोमीन लिया है, तो AgBr हो गया, सो इसमें से Br2 गैस लिबरेट होगा और Ag मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म में। This is also an important point. The reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. There are 2 type of reaction based on temperature, endothermic and exothermic. Exothermic जैसे हमने आगे बोला, कोई रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद उसके अंदर से हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है तो उसे हम बोलेंगे endothermic reaction. The reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. And decomposition reactions are mainly endothermic reaction. तभी तो एक कंपाउंड डिसोसिएट होके डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, प्लेस चेंज कर दिया उसका, डिस्प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला गया, राइट। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे जो हम घर पे भी कर सकते हैं। क्या ले लिया, आयरन नेल, यहाँ पे आयरन नेल है और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप किया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखोगे आप तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ऑब्जर्वेशन, पहले आयरन का जो नेल था उसका कलर, जो आयरन का कलर होता है वही होगा। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे उसका कलर चेंज हो गया, राइट। आयरन नेल टेक आउट फ्रॉम द कॉपर सॉल्यूशन, मतलब उसका कलर पूरा चेंज हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था, उसके बाद उसका कलर वापस से चेंज हो गया, मतलब उसका कलर फेड हो गया, ब्लू अभी नहीं रहा, राइट। तो दिस इज क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे Fe लिया था हमने एज अ आयरन नेल के फॉर्म में, CuSO4 का सॉल्यूशन ऐड कर दिया था, हुआ क्या, ये Fe ने SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया और बन गया वो FeSO4, और Cu जो था वो सेपरेट होके डिपॉजिट हो गया अलग से, राइट। मतलब हुआ क्या है, Fe is replaced by Cu, replacement reaction. This is known as displacement reaction, right? In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate solution. This type of reaction is known as displacement reaction. और भी एग्जांपल्स दिए उसके, जैसे कि Zn ले लो और CuSO4 के अंदर ऐड कर दोगे तो वापस से सेम Cu निकल जाएगा और उसकी जगह पे ZnSO4 के साथ जुड़ के ZnSO4 बन गया एंड Cu इज सेपरेट आउट। किया क्या, सिर्फ Zn ने Cu की जगह ले ली, सेम यहाँ पे भी Pb ने Cu की जगह ले ली। तो ये सारे एलिमेंट्स Fe, Zn, Pb ये Cu की जगह क्यों ले रहे, क्या रीजन है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। हर एक मेटल को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, राइट। द लास्ट फोर्थ वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, आगे क्या था
कि Fe ने Cu की जगह ली, Cu तो वहां से ही निकल गया, बट अभी क्या हो रहा है, एक्सचेंज, मतलब ये वाला जो मेटल होगा वो किसी और के साथ जाएगा, ये वाला जो मेटल होगा वो किसी और के साथ चला जाएगा, पूरा उल्टा। तो अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है वो एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे, Na2CO3 या सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बैरियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम का चार्ज होता है प्लस एंड SO4 का चार्ज होता है 2 माइनस, उसके अंदर हमने ऐड किया Ba2 प्लस एंड Cl माइनस। जैसे ये ऐड किया, इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट कर दिया और इसके नेगेटिव चार्ज ने इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दोनों जब मिल जाए तो प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस ये दोनों जब मिल जाए तो प्रोडक्ट बनेगा BaSO4। तो दोनों ही मेटल्स ने डिस्प्लेसमेंट किया, ये सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया, ये SO4 के साथ चला गया। दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसी के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा, और रिडक्शन मतलब किसी के अंदर से अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, क्या लिया, ये एक वेसल है, चाइना डिश बोलते हैं जिसे, व्हाइट कलर का आता है, जिसके अंदर Cu का पाउडर लिया गया है और उसको हीट किया। जब हीट करोगे तो ऑब्वियसली किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करोगे तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन बन के हो गया CuO। अभी ये रिएक्शन आप देख रहे हो तो इसके अंदर Cu ने ऑक्सीजन को लिया, मतलब गेन किया, राइट। सेम वे इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस heated material, the black coated of the surface turns brown as a reverse reaction take place and the copper is obtained। मतलब अगर हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया यहाँ पे, उसके अंदर अगर मैंने H2 गैस पास किया बाय हीटिंग और ऊपर से H2 गैस भी पास कर रहे हैं, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो Cu में ही कन्वर्ट हो रहा है, जो ओरिजिनल था वो वापस मिल गया और उसमें से वाटर वेपर्स बाहर निकले। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हुआ उसके अंदर और रिडक्शन भी हुआ। कैसे? यहाँ पे CuO था, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन था, जिसके अंदर से ऑक्सीजन, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे Cu ऑक्सीजन नहीं है, मतलब CuO में से जब वो Cu में कन्वर्ट हुआ तब उसका ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। सेम वे H2 में से बन गया H2O, मतलब उसने एक ऑक्सीजन गेन किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है और एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और एक रिएक्टेंट का रिडक्शन भी होना चाहिए, right? This is also known as oxidation reduction reaction or redox reaction. What is proper definition बोले तो क्या होगा, एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, सेकेंड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एक साथ होना चाहिए। जैसे आगे हमने एग्जांपल दिखाया था वही यहाँ पे, CuO is converted into Cu, मतलब उसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गया। H2 में से H2O बन गया, मतलब उसने ऑक्सीजन गेन किया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल दिए जिसको भी हम समझेंगे, जैसे कि ZnO में से Zn बन गया, मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ रिडक्शन रिएक्शन। सेम वे कार्बन में से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब उसने क्या किया है, तो एक ऑक्सीजन गेन किया, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। और भी एग्जांपल है, जैसे कि MnO2 में से बन गया MnCl2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, सो माइनस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन। HCl में से क्या बन गया यहाँ पे, H2O, कैसे बना होगा, वाटर ऐड हुआ और क्लोरीन निकल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोरोजन?
कोरोजन का टॉपिक यहाँ पे रखा ही क्यों है? बिकॉज कोरोजन इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और देखते हैं, राइट? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, नया नया जब होता है तो वो एकदम अच्छा दिखता है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. दिस प्रोसेस इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन. ये चीज आप ज्यादातर कहाँ पे देखोगे? कहीं पे भी जहाँ पे आयरन के रॉड्स वगैरह होता है, विंडो वगैरह में, राइट? कलरिंग किया होता है तब तक तो ठीक है, बट अगर जैसे जैसे उसका कलरिंग निकल जाता है उसके बाद आप देखोगे तो उसके ऊपर ब्राउनिश रेड कलर का पाउडर जैसा हो जाता है. अगर आप ऐसे करोगे तो भी पता चलेगा, रफ करोगे उसको तो भी पता चलेगा उसका पाउडर निकल रहा है, राइट? क्या हुआ है? Fe का रिएक्शन हो गया एटमॉस्फियरिक वाटर मॉलिक्यूल के साथ और उसने कन्वर्ट कर दिया उसको ऑक्साइड में, जो रस्टिंग ऑफ आयरन से जाना जाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन के ऊपर ही रस्टिंग होता है, और भी मेटल से जिसका रस्टिंग होता है. अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन द मैनर, मतलब टर्निश मतलब उसका अलग अलग तरीके से कलर चेंजेस होता है. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो, व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड, तो वो हो जाएगा कोरोड, और जिसे कहते हैं हम कोरोजन. नहीं, वो मेटल वर्ड यूज करेंगे हम, पर्टिकुलरली आयरन नहीं यूज करेंगे. आयरन वर्ड यूज किया तो नाम आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, बट अगर कोरोजन यूज किया है तो कोई भी मेटल हो सकता है, तो वी आर यूजिंग सम एनी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल, ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर. सिल्वर के कोई भी आर्टिकल्स घर पे देखा होगा आपने, तो आप रख के ऐसे ही रखा है तो वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक जैसा हो जाता है. हाँ, नो डाउट वापस से अच्छा कर सकते हो आप, बिकॉज उसके ऊपर का जो कोटिंग हुआ है वो हम निकाल सकते हैं. सेम वे ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर. कॉपर के बर्तन भी अगर हम घर में यूज करते हैं तो उसमें भी ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, क्लीन करोगे तो वो भी निकल जाता है. सो दिस इज ऑल्सो कोरोजन. कोरोजन कॉजेज डैमेज. कहाँ पे डैमेजेस करता है? बिकॉज सब जगह पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं? सब जगह पे आयरन यूज होता है. तो कार बॉडीज आयरन की बनी होती है, ब्रिजेस आयरन, रेलवेज, शिप, सब जगह पे आयरन यूज हुआ है. तो सब जगह पे यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसे भी डालने पड़ रहे हैं फॉर वापस से उसको अच्छा करने के लिए, राइट? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन. मतलब जहां पे भी डैमेज हुआ है उसको रिप्लेस करना पड़ता है. रिप्लेस नहीं करोगे तो उसको कलरिंग करना पड़ता है, कोटिंग करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ करोगे, मतलब उसमें पैसे तो लगेंगे. So this is about corrosion. And the last topic is about rancidity. What is meaning of rancidity? Fat containing food ले लो या oil containing food ले लो, वो जल्दी से उसमें से स्मेल आती है थोड़े टाइम के बाद, या तो वो टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा या उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगा, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसको ओपन रखोगे, इमीडिएट वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, मतलब वो सड़ जाता है खाना, राइट? यूजिंग सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को स्टॉप करेगा. आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. जिसमें फैट और ऑयल, मतलब आप बाहर से अगर चिप्स वगैरह लाओगे तो उसके अंदर ऐसा कंपाउंड ऐड किया जाता है, आप सब देखोगे चिप्स वगैरह जो भी लाते हो उसके ऊपर कंटेन पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा एंटीऑक्सीडेंट लिखा हुआ, राइट? जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होगा और सब्सटेंस इजीली नहीं बिगड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक टिकेगा. और क्या कर सकते हैं? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. घर पे हम क्या करते हैं, कोई चीज अगर बनाई है, लॉन्ग टाइम रखना है तो उसको बंद करके रखो. जितना अच्छे से बंद करके रखोगे उतना वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहेगा और खाने लायक रहेगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा है. सेम वही मैंने बोला अभी चीज लिखी है. चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो बैग आप देखो, वो चिप्स की होती इतनी बड़ी है, अंदर होती चिप्स इतनी है, बाकी सब क्या है? फिर होता तो बल्कि एकदम है, राइट? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन नहीं होता. ऑक्सीडेशन के लिए उसको क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चाहिए, जो उसको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो वो लॉन्ग टाइम तक टिकेगा, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट तो हम क्या करेंगे, वापस से भी एक बार उसको करेंगे. शॉर्ट वीडियोस भी आएंगे इसके, और इसके एक्सरसाइज के भी वीडियोस आएंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो, और भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.